हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं ये हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने m मास का, तो अब इसके चारों ओर, क्योंकि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मास है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट मास पर जो है क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये जो अदर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, वो मास जो है कहां कहां तक उस मास पर लग रहा है, कहां कहां तक उसका अनुभव वो कर रहा है, तो उसका हम क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। तो क्या है, इसके चारों ओर का रीजन हम क्या करते हैं, जैसे यहां हम एक मास रखेंगे तो ये मास पर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको लगेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, थोड़ी देर के लिए मास को मैं क्या कर दूं कि इनविजिबल बना दूं। ये देखिए, ये हो गया। तो ये रीजन, सारा रीजन क्या हो गया, ये फील्ड हो गया। इस फील्ड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, मास ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसको क्या करे, उस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ फिर, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई मास है, हैवी मास, तो उसके चारों ओर का वो रीजन जहां पर क्या हो कि कोई अनदर टेस्ट मास, इसको हम टेस्ट मास कहते हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि कहां पर क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा है। तो टेस्ट मास पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट in which a test mass experiences a force of attraction, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में किसी टेस्ट मास पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे मेजर करें, इसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें, तो हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है फिर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमने किसी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को एरो से दिखा दिया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस फील्ड में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल m है, और जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड किससे प्रोड्यूस किया जा रहा है, m मास के किसी ऑब्जेक्ट से। ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इससे क्या किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने जो है एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो यहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी ग्रेविटेशनल, इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है कि एक तो जो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यानी m मास,
जो ये है, और कैपिटल एम मास, और एक ये मास जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम पोजीशन अलग अलग लेंगे, तो पॉइंट अलग अलग लेंगे, तो उनकी डिस्टेंस भी मास से अलग अलग होगी। तो क्या होगा, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब हम जो फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी हर पॉइंट पर जो है। तो हम पी पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? Gravitational field intensity is defined as force of attraction per unit mass of the test object. The amount of the force per unit mass of the test object is called gravitational field intensity. तो gravitational field intensity is defined as the force of attraction, gravitational attraction कह दीजिए, force of gravitational attraction per unit mass of a test object। ये टेस्ट ऑब्जेक्ट है जिससे हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर फील्ड है या नहीं है, और कितना फील्ड का स्ट्रेंथ है, ये एम मास। तो ये होता है हमारे पास फील्ड से। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा, फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमिन करता है वो। तो ये है। अब हम निकालते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है एम मास का, उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा। एक्सप्रेशन फॉर gravitational field intensity at a point in the field, gravitational field produced by mass कैपिटल एम। ये हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। देखिए, ये एक मास m का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक इसके फील्ड में, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हम एक टेस्ट ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। तो हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सपोज जो मास ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, m है। और ध्यान रहे कि ये डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। ध्यान रहे कि ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैपिटल M भी क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। यानी जो ये डिस्टेंस होगी r, ये r इसके जो है साइज के कंपैरेटिवली बहुत अधिक होगी। ये जो r डिस्टेंस है, ये इस जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या टेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के जो साइज से काफ़ी बड़ा होगा। ये इनका साइज नेग्लिजिबल होगा। तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने चाहिए। तभी हम जो है जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब m पर जो फोर्स लगेगा, ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो m मास पर जो फोर्स लग रहा है, सपोज क्या है, F है। F क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर हम क्या कहते हैं कि पर यूनिट मास पर
जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F वो कह देते हैं। तो m मास पर F फोर्स लग रहा है, तो यूनिट मास पर कितना लग जाएगा, F1m। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/m हो जाएगा। अब F हम निकालते हैं इन दोनों के बीच में, F कितना होगा, F कितना होगा, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r, ये हो जाएगा। तो E की वैल्यू क्या होगी, इसको m से डिवाइड कर देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर अपॉन m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, E कितना हो जाएगा, E इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए इसमें एक बात और, कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए आर के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो आर ये इधर को मेजर कर रहे हैं, तो ये आर कैप ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये माइनस में आएगा, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सपोज इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप है, तो आर कैप हमने लिख दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन इस आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड। आर कैप को यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर आर के टर्म्स में। तो ये पोजीशन वेक्टर आर किसका होता है, ये मास m का पोजीशन वेक्टर होता है। और ये जो है, ये जो डिस्टेंस है आर पोजीशन वेक्टर, हमने रेफरेंस पॉइंट क्या होगा हमारा, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ओरिजिन लेंगे, वहाँ से हम जो है पोजीशन वेक्टर निकालेंगे टेस्ट ऑब्जेक्ट की, यानी पॉइंट की जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। ये हो गया। तो यहाँ यानी ये केस हमारे पास बन गया, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया। अब सपोज यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेट कितनी होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। मान लीजिए मैंने क्या लिखा, 10 ऑब्जेक्ट ले लिए, 10 ऑब्जेक्ट ले लिए ऐसी हमने अलग अलग मास के, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो नेट फील्ड क्या हो जाता है, तो यहां पर क्या हम अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा वो उन सब ग्रेविटेशनल फील्ड, हर एक का अलग अलग हम उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। जैसे ये देखिए, मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, इसी प्रकार से m4 मास है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है, इनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस फील्ड पर जो हमको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस मास से यहाँ पर E1 हमने निकाला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसके कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E2 निकाली, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E3 निकाली, और इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E4 निकाली, डॉट 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 ऐसी। सपोज ये nth पार्टिकल है, n ऑब्जेक्ट हैं जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो nth के कारण जो है ये कितना हो जाएगा, En हो गया। तो यहाँ पर जो है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी, E सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इनका सबका वेक्टर सम हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये सब क्या होने चाहिए, पॉइंट मास होने चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो तब हम जो है ये इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो अलग अलग जो है डिस्क्रीट मास नहीं है, पॉइंट मासेस नहीं है, बल्कि एक क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन तो क्या होगा, देखिए
सपोज ये कोई इस प्रकार से मास डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा रीजन है जिसमें कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पर मास है कोई, तो इसके कारण हमको जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी P पर निकालनी है। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करते हैं, इस पूरे मास को छोटे छोटे टुकड़ों में, इनफाइनाइट टुकड़ों में हम बांट देंगे। हमने क्या किया, इस पूरे मास को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये ऐसे क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट टुकड़े बना सकते हैं हम इसके छोटे छोटे, ताकि वो क्या है, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, उनका साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इससे इसकी डिस्टेंस जो है क्या होनी चाहिए, उनका साइज क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से हमने बांट दिया इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में। ये तो मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, तो ये बहुत छोटे होंगे, इनका साइज बहुत छोटा होगा, ये पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। यानी जो हर एक की जो है डिस्टेंस होगी P पॉइंट से, वो क्या होगी, इनके साइज के कंपैरेटिवली बहुत अधिक होगी। यानी इनका साइज उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये है, तो ये है। तो इसमें हमने इसको बांट लिया। तो एक पार्ट को मैंने चूज कर लिया, जैसे ये है, इसका मास dm है, इसका मास मैंने ले लिया dm है, ये dm मास है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, r है। ये ऐसी अगले की क्या होगी, ये r1 r2 ये होते जाएंगे, फिर सबका सम कर देंगे। अगर हम जो इनफाइनाइट टुकड़े हैं तो इनका सम डायरेक्ट हम डिस्क्रीट मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, कैलकुलस का यूज करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू Gm/r², क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, Gdm मास हो जाएगा अपॉन r², इसकी डिस्टेंस हो गई। अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है, dm भी वेरिएबल, r भी वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि इसका मास कुछ और हो सकता है, इसका मास कुछ और, ये टुकड़े जो इनफाइनाइट टुकड़े, इनके मास अलग अलग हो सकते हैं। तो dm और r, हर की डिस्टेंस भी जो है क्या अलग होगी। यहाँ से ये वाला टुकड़ा लिया हमने तो इसकी डिस्टेंस ये डिफरेंट होगी, ये वाला टुकड़ा लिया हमने, इसकी डिफरेंट, ये जो डिस्टेंस डिफरेंट होगी, और सबका मास भी जो है अलग अलग हो सकता है। तो ये सब dm/r² वेरी करेगा, g कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम पूरे के लिए हम जो है पूरे के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। E हो गया, तो DE हो गया, DE के कारण, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन Gdm अपॉन r², तो G कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, dm/r² हो जाएगा। तो हम इसका यूज करेंगे अगर ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम जो है कुछ रेगुलर बॉडीज हमारे पास होती हैं, तो कुछ रेगुलर बॉडीज के कारण हम जो क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। किसका यूज करते हुए, इंटीग्रेशन का यूज करते हुए। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, जो न्यूटन्स फॉर्मूला है वो नहीं लगेगा, बल्कि इंटीग्रेशन से हम उसको तो टुकड़ों में तोड़ेंगे छोटे छोटे, और फिर हम इंटीग्रेशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की, ई की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो क्या है, F/m है, तो न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो अब हम जो अगली वीडियो लेक्चर में जो कुछ रेगुलर बॉडी, जैसे हम कहते हैं कि अगर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर मास किसी रॉड के कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करेंगे। और रिंग है और सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और डिस्क है, और आपका जो स्फीयर है, सिलेंडर है, तो इनके कारण हम जो है उसके कहीं बाहर एक किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। चलिए, यदि आपको ये समझ में आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।